अगली चीज़ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखता कैसा है। दिखने में इस तरह का होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जनरल फॉर्मेट इस तरह का होता है जहाँ पे ए बी सी डी क्या है, ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट भी किस तरह के हैं, रियल नंबर्स हैं ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये किस तरह के दिखेंगे, मान लिया 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे ए का काम 3 कर रहा है, बी का काम 4 कर रहा है, सी का काम -8 कर रहा है एंड डी का काम 2 कर रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे क्यूब आएगा। उसके बाद मान लिया 3x क्यूब प्लस 8x माइनस 3 ये लिखा हुआ है। तो इस बार यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब है। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब होने का मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू 3 होगा, बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि अपने यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सी का वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट होता है सी, तो 8 हो जाएगा। डी का वैल्यू -3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसका फॉर्मेट बिल्कुल क्वाड्रेटिक की तरह ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाऊं तो ये बनेगा -x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 0, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने बोलेंगे कि a का वैल्यू -1 हो जाएगा, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1 एंड d का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरीके से आई होप बेसिक फंडा समझ में आ गया। तो अगर मैं इनके ग्राफ्स की बात करूं कि इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल होगा जो इस फॉर्मेट में दिखेगा, उसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं x के साथ, यानी कि मुझे क्या चाहिए, ग्राफ ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, किसके साथ, वर्सेस x। ठीक है, यानी कि यदि मैं ये एक्सिस बनाए मैंने, यदि मैं x एक्सिस पे x को लूँ और y एक्सिस पे इसी पॉलिनोमियल को लूँ, एक बार के लिए मान लिया इसका नाम हमने y रख दिया, तो y एक्सिस पे मैंने y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इसको ले लिया। तो इस एक्सप्रेशन और x के बीच में यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो मैं जनरल शक्ल बता रहा हूँ ग्राफ की। जनरल शक्ल ग्राफ की या तो ऐसी होगी कि राइट हैंड साइड से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, मतलब यहाँ पे 2 कर्व आएंगे, एक कर्व ये वाला, फिर दूसरा कर्व ये वाला। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर 2 कर्व आएंगे। तो हो सकता है राइट हैंड साइड पे ये वाला कर्व ऊपर की तरफ जा रहा हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि इसी का ग्राफ ऐसा बन जाए, नीचे की तरफ जा रहा हो राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ग्राफ बन सकता है। और अगेन जैसा हमने क्वाड्रेटिक में बोला था कि ग्राफ का पोजीशन, स्टीपनेस, ब्रॉडनेस, हाइट, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, ये सारी चीज़ें ए बी सी एंड डी की वैल्यूज पे डिपेंड करेंगी। तो जनरल शेप या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई बोले कि पूरा का पूरा राइट हैंड साइड पे ऊपर बनेगा तो हो सकता है, कोई बोले कि पूरा का पूरा वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा तो भी चलेगा, पूरा का पूरा नीचे हो सकता है तो भी चलेगा। ठीक है, आधा लेफ्ट में आधा राइट में होगा तो भी चलेगा, ये भी चलेगा, इस तरीके से। ठीक है, और सिमिलरली इस वाले के लिए भी अगर एक बार के लिए मैं एक्स एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, मान लिया मैंने एक्स एक्सिस को आगे बढ़ा दिया, ये मान लिया एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो
अगेन ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और पूरा का पूरा नीचे भी हो सकता है, यानी कि दोनों की तरफ दोनों साइड पे बढ़ रहा होगा, बट राइट हैंड साइड पे नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। हो सकता है पूरा का पूरा ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट जनरल शक्ल इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा राइट हैंड साइड पे या नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वाड्रेटिक में हो रहा था। एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे मान लिया क्वाड्रेटिक में हमने बोला था कि ग्राफ ऐसा कब बनेगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और ऐसा कब बनेगा? जब a लेस देन 0 होगा। तो बिल्कुल वैसे ही राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ जा रहा था अगर a ग्रेटर देन 0 था, और राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ जा रहा था अगर a लेस देन 0 था। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से क्यूबिक में होगा कि यदि मैंने बोला, दो केसेस बना लेते हैं हम। पहले केस में मैंने बोला मान लिया a ग्रेटर देन 0 है। दूसरे केस में हमने मान लिया कि a लेस देन 0 है। a क्या है? a x क्यूब का कोफिशिएंट है, इस a की बात की जा रही है। यानी कि अगर x क्यूब के आगे माइनस लगा है, यानी कि ये -1 इसका कोफिशिएंट हो गया, तो इसका मतलब a लेस देन 0 हो गया। यानी अगर 3x क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब a का वैल्यू 3 हो गया, यानी a पॉजिटिव हो गया। अगर -3x क्यूब लिखा हुआ है तो a का वैल्यू -3 हो गया, यानी नेगेटिव हो गया। तो यानी इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे? राइट की तरफ ऊपर जाता हुआ बनेगा अगर a ग्रेटर देन 0 है, चाहे वो यहाँ बने, चाहे वो यहाँ बने, चाहे वो इतना बड़ा सा बने, चाहे वो छोटा सा बने, चाहे वो पूरा का पूरा नीचे बन जाए, चाहे वो पूरा का पूरा ऊपर बन जाए, कहीं भी हो सकता है। सिमिलरली a लेस देन 0 के लिए क्या होगा? ग्राफ राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ जा रहा होगा। हो सकता है वो पूरा का पूरा ऊपर बन जाए, हो सकता है पूरा का पूरा नीचे बन जाए, हो सकता है कि आधा ऊपर, हो सकता है कि आधा ग्राफ ऊपर बन जाए और आधा ग्राफ नीचे बन जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। ये दोनों तरफ से बढ़ता चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से बढ़ रहा है। एरो मैंने राइट हैंड साइड पे इसलिए लगाया क्योंकि अपने को देखना राइट हैंड साइड पे, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ेगा ही नहीं, इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, बढ़ता ही जाएगा, कहीं पे भी रुकेगा नहीं। तो फिर से अगेन ये बहुत ब्रॉड भी बन सकता है इस तरीके से, या बहुत छोटा सा भी बन सकता है। ये सारी बातें, इनमें से कौन सा ग्राफ बनेगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि ax क्यूब में a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1 इसका ग्राफ बनाना है, तो वो उसका ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, यानी कि राइट हैंड साइड पे अपवर्ड की तरफ जाता हुआ बनेगा, a ग्रेटर देन 0 की तरह बनेगा, यानी इनमें से कोई एक बनेगा। बट अगर मैं abc का वैल्यू बदल दूं, यानी जैसे मैंने x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर -3 कर दिया, तो अब a b c का वैल्यू बदल दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या होगा कि a कैसा है? पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा ऐसा ही, राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ जाता हुआ बनेगा। लेकिन इनमें से कौन सा बनेगा वो अगेन चेंज हो जाएगा। मतलब पहले वाले का ग्राफ कोई एक बना होगा तो दूसरे वाले का कोई दूसरा बना होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं बनेंगे, सिर्फ शेप सेम होगा उनका, दिखने में ऐसे ही बनेंगे। दोनों के बीच में 2 बार कर्व आएगा, ठीक है। एक कर्व यहाँ पे आएगा, दूसरा कर्व यहाँ पे आएगा। सिमिलरली इस वाले में भी 2 कर्व आएंगे, ठीक है। इनको 2 लोब्स बोलते हैं अपने, एक लोब ऐसे आएगा, एक लोब ऐसे आएगा, ठीक है। आगे चल के आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ मैंने बनाया, इसके अंदर ये जो पॉइंट आया जहाँ पे ये हाईएस्ट वैल्यू अचीव कर रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और इस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मिनिमा। लोकल इसलिए बोल रहे हैं कि ये अपने आसपास के एरिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू है, अपने आसपास के एरिया में हाईएस्ट वैल्यू है,
और मिनिमा का वैल्यू आप समझ ही रहे हैं कि मिनिमम है, इस वजह से मिनिमा बोल रहे हैं। बट ओवरऑल पूरे ग्राफ में देखा जाए तो मिनिमम नहीं है, लेकिन इसके आसपास, इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में देखा जाए, इसके आस पड़ोस में ये सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली ये अपने आस पड़ोस में सबसे छोटा वैल्यू है, लेकिन अगर पूरे ग्राफ में ओवरऑल देखा जाए तो ये सबसे बड़ा वैल्यू नहीं है, क्योंकि अपने देख सकते हैं ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा लगातार, तो और आगे बढ़ेगा तो इससे बड़ा वैल्यू हमें मिलेगा। बट अपने आसपास के एरिया में ये सबसे बड़ा वैल्यू है, इसीलिए इसको लोकल मैक्सिमम बोल रहे हैं, है ना। जैसे अपने एरिया में गुंडा होते हैं उनको लोकल गुंडा बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर ओवरऑल जो डोन होता है उसको डोन के नाम से बोलते हैं। लोकल डोन का मतलब क्या है, अपने एरिया का डोन, तो ये बेसिकली लोकल डोन है। ठीक है, अपने एरिया में सबसे बड़ा है, इसलिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, अच्छा, फिर हमें पता कैसे चला कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है? पॉइंट्स प्लॉट कर करके देख सकते हो आप, एक एक करके पॉइंट प्लॉट कर करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ का शेप जनरली ऐसा ही बनता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हम हमेशा पॉइंट प्लॉट कर करके ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो फिर ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाएगा इसका? तो उसका आंसर है कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए, क्यूबिक का ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी हमने ऑल्टरनेट मेथड्स डिस्कवर कर लिए हैं। ठीक है, वो ऑल्टरनेट मेथड्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया कोई भी एक क्यूबिक है मेरे पास, अगर मैं उसको फैक्टराइज करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वाड्रेटिक को हमने फैक्टराइज किया था, जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको अगर मैं फैक्टराइज कर रहा था तो मेरे पास मान लिया x माइनस 3 एंड x माइनस 1 ये आएगा इसको फैक्टराइज करने पे। तो अब x माइनस 3 x माइनस 1 इसके फैक्टर्स हैं, तो उनको जीरो के बराबर अलग अलग पुट करूंगा तो x की एक वैल्यू आएगी 3, एक वैल्यू आएगी 1। तो मैंने बताया था कि इनको बोलते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। ठीक है, तो इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल भी फैक्टराइज हो जाता है। तो उसमें सिर्फ इतना सा अंतर होगा कि वो 3 फैक्टर्स में, जैसे मान लिया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इस तरह के किन्हीं 3 फैक्टर्स में फैक्टराइज होगा। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, बिल्कुल वैसे ही क्यूबिक के 3 लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल हैं। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो कंप्लीटली फैक्टराइज ना हो कभी कभी, जैसे क्वाड्रेटिक को भी, जैसे मान लिया ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको भी डायरेक्टली फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि क्यूबिक को भी डायरेक्टली फैक्टराइज ना कर पाए हम, कि मान लिया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें से ये वाला पार्ट तो लीनियर में फैक्टराइज हो गया, बट ये वाला पार्ट फैक्टराइज हो नहीं रहा है। तो बट अगर इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, हाईएस्ट पावर x की 3 ही मिलेगी। सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलने वाला है। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग कि क्यूबिक को मान लिया कि एक बार के लिए फैक्टराइज हो सकता है वो, तो एक बार के लिए हमने फैक्टराइज कर लिया उसको। तो फैक्टराइज करने के बाद जिन पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जैसा क्वाड्रेटिक में किया था हमने, बिल्कुल वैसे ही मान लिया ये किसी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, मान लिया चलो किसी भी, इसका नहीं, मान लिया किसी भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि ये -2 है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 1 है, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 3। तो इसके 3 फैक्टर्स आए, 3 जीरोज आए, एक तो आया -2 और एक आया 1 और तीसरा आया 3। तो ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्चुअल में फैक्टराइज करने पे कैसा दिखेगा? x माइनस -2, x माइनस 1, x माइनस 3, यानी कि -2 -2 1 एंड 3 ये तीनों इसके जीरोज हैं। तो x एक्सिस को, ये x एक्सिस है, इसको जिन पॉइंट्स पे कट करता है वो पॉइंट्स अगेन उस क्यूबिक के जीरोज ही होंगे। तो अगर हमें क्यूबिक के जीरोज पता चल जाएं तो हम क्या कैसे करेंगे? मान लिया मुझे ये वाला क्वाड्रेटिक प्लॉट करना है, जो मैंने क्यूबिक प्लॉट करना है, सॉरी, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो इसके जीरोज मुझे पता चल गया कि 1, 2 एंड 3 हैं। मुझे पक्का पता चल गया कि वो x एक्सिस को x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे एंड x बराबर 3 पे कट करेगा। तो फिर मैंने क्या बोला? फिर मैंने कहा अब पॉसिबल है कि वो ग्राफ इस शेप का बन जाए। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ। पॉसिबली वो ग्राफ ऐसा बन सकता है।
या फिर वो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। तो ये वाला बनेगा या फिर ये वाला बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए अपने को ए पता करना पड़ेगा कि ए पॉजिटिव है या फिर ए नेगेटिव है। और ए क्या होता है? ए होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो पहले तो आप क्या करो, इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्लियरली अपने को दिख रहा है, एक्स का मल्टीप्लाई इस एक्स से तो एक्स स्क्वायर बना, फिर उस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस तीसरे वाले एक्स से करोगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ओवरऑल अपने पास एक्स क्यूब प्लस समथिंग ऐसा कुछ बनेगा। तो ओवरऑल अपने को तो ए ही देखना था ना, तो अपने को तो मिल गया कि ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अगर ए का वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या है कि ए पॉजिटिव है। तो अगर ए पॉजिटिव हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ ये वाला बनेगा, ए ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ बनेगा, ए लेस देन 0 वाला ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने को जीरोज पता लग गए तो अपने को बहुत सारा आइडिया लग जाता है ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो क्यूबिक का ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका भी है इसका ग्राफ प्लॉट करने का, वो तरीका ज़्यादा कारगर है क्योंकि इस तरीके में हमें फैक्टर्स यानी कि उसके जीरोज पहले पता करने ही पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पहले से पता थे तो हम इसको प्लॉट कर पाए। लेकिन अगर किसी क्यूबिक के जीरोज अपने को ना पता चले पहले से तो फिर कैसे प्लॉट करेंगे? एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्यूबिक को मान लिया मेरे को फैक्टराइज नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, तो अगर इस क्यूबिक को मैं फैक्टराइज नहीं कर पा रहा तो फिर मैं इसको प्लॉट कैसे करूंगा? ठीक है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले साइड में समझा देता हूँ। ठीक है, मान लिया ये मेरे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रखा है। ठीक है, तो अब मैं जनरली आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मान लिया ये ग्राफ अगर ऐसा बनेगा तो यहाँ पे देखना बेटा, आगे चल के आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, बट एक बार के लिए ये बात समझना कि जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू आएगा और जिस पॉइंट पे ग्राफ का मिनिमम वैल्यू आएगा वहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ग्राफ की टेंजेंट यानी उसको कोई भी टच करने वाली लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल बनेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बनेगी। और मैंने आपको पहले सिखाया था कि कोई भी अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। तो इन दोनों लाइंस का स्लोप 0 होगा पक्का। ठीक है, तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट पे निकाला जाए तो वो उस पॉइंट पे ग्राफ के स्लोप के ही बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि मुझे ये पॉइंट्स नहीं पता कौन से हैं। मान लिया इस पॉइंट को मैंने कुछ भी P बोल दिया और मान लिया इस पॉइंट को मैंने Q बोल दिया। तो ये जो P और Q वैल्यूज आई अगर मैं इनको क्यूबिक पॉलिनोमियल में डालूं, ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी P डालने पे और Q डालने पे लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी कि ये वाला वैल्यू मिलेगा आपको Q डालने पे और ये वाला वैल्यू मिलेगा आपको P डालने पे। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं x बराबर p पे बात करूँ, जैसे ये x बराबर p है तो वहाँ पे भी स्लोप 0 आएगा, और अगर मैं x बराबर q की बात करूँ तो वहाँ पे भी ग्राफ का स्लोप 0 आएगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं इसकी हेल्प से वो आपको अगेन डिटेल में डिफरेंशिएशन में पढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए मान लो इस पॉलिनोमियल का मैंने एक नाम रख दिया, मान लिया इसका नाम मैंने p ऑफ x रख दिया, यानी कि x का एक पॉलिनोमियल है, यानी x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो p ऑफ x मान लिया इस पॉलिनोमियल का नाम है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो मुझे इसका स्लोप निकालने के लिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, d बाई डी एक्स निकाला, किसका, p ऑफ x का, यानी कि मैंने डिफरेंशिएट किया किसको, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्टकट में p डैश x लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो पूरा लिखा हुआ है d ऑफ px अपॉन dx। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ px भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये वाली बात अगर किसी बच्चों को भी नहीं समझ में आ रही है तो जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा तब और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके जस्ट बाद डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा।
अभी के लिए आप ये समझ जाओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स का मतलब है कि पी एक्स को डी के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। ये सिंबल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला सिंबल भी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के साथ। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, पी डैश एक्स। पी डैश एक्स का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में पी एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब ये डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो बहुत सही है, कैसे करते हैं। अगर नहीं आता तो फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर्स लगाना, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि अगर x की पावर n का मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1। यानी कि अगर मुझे x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर मेरा आंसर आएगा 4x, एक कम करना है n में से तो 3 आ जाएगा। अगर मुझे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 7 करना है तो मेरा आंसर हो जाएगा 7x की पावर 6, इस तरीके से। तो अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो मेरे पास आएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², फिर प्लस के बाद 4 कांस्टेंट है तो 4 को तो बाहर निकाल दिया, फिर x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आएगा 2x, फिर ये x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है, और 1 कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो मेरे पास p डैश x जो आया वो आया 3x² प्लस 8x माइनस 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको बराबर 0 पुट कर दिया, 3x² प्लस 8x माइनस 3 इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। तो ऐसा करने से मान लिया मेरे पास x की 2 वैल्यूज आई। क्वाड्रेटिक तो मेरे को सॉल्व करना आता है ना, तो क्वाड्रेटिक के जीरोज मैंने आपको निकालने सिखाए थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। और यदि आपको स्प्लिटिंग हो रही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो पा रही है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो पा रही है आई थिंक, तो स्प्लिटिंग कैसे करेंगे देखना ज़रा। 3x² प्लस 9x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। तो इन दोनों में से तो मैंने 3x कॉमन ले लिया, मेरे पास बचेगा x प्लस 3, ठीक है। फिर इधर से मैंने -1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो अब ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म बन गया, दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो इधर से बचा 3x और इधर से बचा -1, तो आ गया 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो आई -3 और एक आई 1/3, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज क्या आई, ये किसके जीरोज आए, ये इसके डेरिवेटिव के जीरोज हैं, यानी कि दीज आर जीरोज ऑफ p डैश x। p डैश x के जीरोज का मतलब क्या है, जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो है, यानी कि इसका डेरिवेटिव जीरो है। डेरिवेटिव यानी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये x बराबर -3 एंड 1/3 उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जहां पे ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसका स्लोप 0 होगा। स्लोप 0 कहाँ पे होता है, मैक्सिमा पे होता है और मिनिमा पे होता है। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पे स्लोप 0 होता है, ठीक है। इधर स्लोप पॉजिटिव आप देख पा रहे हो, है ना, इधर स्लोप नेगेटिव है आप देख पा रहे हो, इधर स्लोप फिर से पॉजिटिव आप देख पा रहे हो। तो बीच में 2 जगह पे, एक तो मिनिमा पे एक मैक्सिमा पे स्लोप 0 आया। तो इसका मतलब हमें वो x की वैल्यूज मिल गई, यानी x बराबर p, यानी p का वैल्यू मिला और q का वैल्यू मिला। तो अब मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों में से एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है। मैक्सिमा किसको बोलते हैं, x की वो वैल्यू जिसको डालने पे एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम आ जाता है, एक्सप्रेशन का वैल्यू अपने आसपास के एरिया में सबसे बड़ा आ जाता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमा। x की वो वैल्यू जिसको डालने पे एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम बन जाता है उसको बोलते हैं मिनिमा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर -3 और x बराबर 1/3 में से एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है। तो कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है ये कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं। x बराबर -3 एंड x बराबर 1/3, ये 2 वैल्यूज आई। एक बार एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्रेशन है अपना x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसी का नाम हमने px रखा हुआ है। अच्छा, तो
अब मैं कैसे देखूंगा कि आप सोचना ज़रा, मैंने मान लिया यहाँ ग्राफ प्लॉट करना है, तो x बराबर -3 कहाँ पे होगा, मान लिया ये -1, ये -2 और ये मान लिया -3, ठीक है। और x बराबर 1/3 कहाँ होगा, अगर ये 1 है तो 1/3 यहाँ कहीं होगा, इसको बोल दिया 1/3, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स अपने पहले प्लॉट कर लिए, x को यहाँ रखा और y एक्सिस पे क्या रखा हमने, x³ + 4x² - 3x + 1 को रखा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं अगेन, मुझे ये तो पता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, ठीक है। अब पहले मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू पता कर लेता हूँ। ध्यान देना, मैंने क्या किया, x बराबर -3 को px में डाल दिया, मेरे पास आया p ऑफ -3, ठीक है। तो मेरा वैल्यू कितना आएगा देखना ज़रा, यहाँ से मेरा वैल्यू आएगा -3 का क्यूब + 4 टाइम्स -3 का स्क्वायर -3 टाइम्स -3 + 1, ठीक है। x की जगह पे -3 डाल दिया, तो आंसर कितना आया, -27 + 36 + 36, 9 4 = 36 + 9 + 1, ठीक है। तो मेरे पास ओवरऑल बना 46 - 27, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास बनेगा 39 29 19 बनेगा, ये आ गया 19, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x बराबर -3 पे जो वैल्यू आया वो आया, मान लिया ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, बट एक बार के लिए मान लिया कि 19 यहाँ कहीं है, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए कहीं भी मान लिया हमने, रफ ग्राफ है इसलिए। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ यहाँ कहीं एक पॉइंट मिलेगा अपने को, ठीक है। मतलब -3 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता चल गया, और ये वैल्यू जो आया 19, ये अपने आसपास में मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है और ये अपने आसपास में मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है। अब अपने को ये नहीं पता कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बोला 1/3 पे मिनिमम या मैक्सिमम आएगा, तो एक बार 1/3 पे वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो p ऑफ 1/3 निकाला हमने, तो अपने पास आएगा 1/3 का क्यूब + 4 × 1/3 -3 × 1/3 + 1, तो आएगा 1/27 + 4/3 प्लस, सॉरी ये बनेगा -1 + 1, ये तो कैंसिल हो गए, तो एलसीएम लेने पे मेरे पास 27 आ जाएगा, और ये कितना बनेगा 1 प्लस ये 9 4 = 36, तो मेरे पास आया 37/27, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एक बार के लिए मान लिया 1.2 आया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.2 आ गया मान लिया। तो 1.2 19 से बड़ा होता है छोटा होता है, 1.2 तो 19 से छोटा होता है, इसका मतलब मान लिया 1.2 यहाँ कहीं है, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, जैसा कि एक पॉइंट पर मिला था बिल्कुल वैसे ही 1/3 पे 1.2 वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब अपने को ये दो पॉइंट पता चल गए, अब इनको देख के क्या मैं ये बता सकता हूँ कि कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है? बिल्कुल बता सकता हूँ। कैसे पता चला? जो वैल्यू बड़ा होगा वो पक्का मैक्सिमा होगा, जो वैल्यू छोटा होगा वो पक्का मिनिमा होगा। तो इसका मतलब 1/3 पे पक्का मिनिमा है और -3 पे पक्का मैक्सिमा है। तो इसका ग्राफ पक्का यहाँ पे इस वाले पॉइंट के आसपास तो ऐसा सा होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमा है, और इस पॉइंट के आसपास ऐसा सा होना चाहिए। अब मुझे आइडिया लगा कि नहीं? अब मुझे और चीज़ क्या पता है, और मुझे बेसिक शेप पता है वो ऐसी सी होती है। तो अगर शेप ऐसी है तो फिर मुझे पक्का पता है कि ये आगे जाके पक्का इसके साथ मिलना चाहिए, और ये वाला ग्राफ इधर आगे बढ़ेगा और ये वाला ब्रांच पीछे को आगे बढ़ेगा। तो ये जो है दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, x³ + 4x² - 3x + 1। आई होप आपको इतना फंडा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी, ठीक है। अच्छा, अब ये अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते थे। कोई बच्चा बोले, मैं आपको और बता देता हूँ एक बात, कोई बच्चा बोले कि सर मुझे ये थोड़ा प्रोसेस लेंथी लग रहा है तो मुझे शॉर्टकट कोई बता दो। तो शॉर्टकट ये है कि आप सोचो कि आपके पास दो वैल्यू आई, एक तो आई -3 और एक आया 1/3, ठीक है। इनमें से एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है। आपको पता है कि ये ग्राफ में पहले आएगा और ये 1/3 बाद में आएगा। तो अब आप सोचो कि x³ का कोफिशिएंट कैसा है। x³ का कोफिशिएंट है 1, तो यानी कि अपने को ये पता चल गया कि a पॉजिटिव है,
ए पॉजिटिव है तो पक्का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो इसका मतलब जो बाद में आएगा वो मिनिमा होगा, जो पहले आएगा वो मैक्सिमा होगा। इसका मतलब है -3 पे मैक्सिमा आएगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो ये x बराबर -3 को मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है, और x बराबर 1/3 को मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। कोई बोले मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा x बराबर -3 पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा 19, और x बराबर 1/3 पे जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 1.2 समथिंग। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 37/27, ठीक है। अच्छा, ये भी अगेन लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा है, मतलब अपने आसपास के एरिया में सबसे बड़ी वैल्यूज हैं, अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड को मिला के टोटल सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ओवरऑल पूरे ग्राफ की सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, क्योंकि पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि ये वाला ग्राफ तो आगे लगातार ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। और सिमिलरली इधर भी पीछे की तरफ भी ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में ये वाली लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल के बिना रूट्स निकाले जल्दी जल्दी से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और सोच लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लिया एक और एग्जांपल लिया मैंने, कोई ऐसे एग्जांपल लेता हूँ जो जल्दी से फैक्टराइज हो पाए। एक सेकेंड, x³ - 2x², ठीक है, -x + 2, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मान लिया एक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहला काम क्या करो, इसका नाम रख दो। चलो मैं इसका नाम पहले px रखा था, इस बार इसका नाम मैं y रख रहा हूँ, ठीक है। y बराबर x³ - 2x² - x + 2। अब मैंने क्या कहा, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करते ही क्या आएगा, d/dx ऑफ y, तो dy/dx आ गया, तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएट थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए, 3x² का डेरिवेटिव होता है, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², इसका डेरिवेटिव होगा, ये 2 आगे आ जाएगा -4x, इसका -1 + 2 का 0, तो 2 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका dy/dx आ गया। तो अगर मैं dy/dx को 0 के बराबर पुट करूं, यानी कि 3x² - 4x - 1 को 0 के बराबर पुट करूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करा है, अपने आप स्लोप 0 कर दिया। तो बेसिकली dy/dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्लोप हमने 0 पुट कर दिया और वहां से x का वैल्यू निकाला कि कौन से x के वैल्यू पे स्लोप 0 हो रहा है, ठीक है। तो पक्का वो वाली वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि अपने को पहले से पता है कि स्लोप 0 तो 2 ही पॉइंट पे होता है क्यूबिक का, और उनमें से एक मैक्सिमम और एक मिनिमम आएगा। तो हमने फिर से इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करी, 3x² - 3x - x - 1, ठीक है। ये मैंने कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म को -3x और -1 में स्प्लिट किया, तो जोड़ने पे तो y वापस से -4x आ रहा है, और -3 और -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो +3 बनेगा। अच्छा एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड, बिल्कुल यहाँ पे अपने को +x लेना चाहिए, ठीक है, यहाँ +x ले लेते हैं, ठीक है। तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 और -x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -3 और -1 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो मेरे पास आएगा +3, और इसको मल्टीप्लाई करने पे भी +3 आ रहा है, तो इसलिए ये फैक्टराइज हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होता है, 2 के पेयर बना लो। तो पहले 2 का पेयर बना लिया, दूसरे 2 का पेयर बना लिया। पहले पेयर में से 3x कॉमन आ रहा है, बचा क्या, पहले इस टर्म से x बचा, दूसरे टर्म से -1 बचा। इधर में से एक -1 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 बचेगा बराबर 0।
तो अगेन दो दो के पेयर बन गए, इनमें से x माइनस 1 कॉमन आया तो बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से अगेन x की दो वैल्यूज आ गई, एक आई 1 और एक आई 1/3, तो इनमें से एक मैक्सिमा और एक मिनिमा होगा, क्लियर सी बात है। तो फिर हमने क्या किया, फटाफट से x बराबर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को थोड़ा पीछे बनाते हैं क्योंकि दोनों ही रूट्स राइट हैंड साइड पे। तो मान लिया ये 1 है और ये 2/3, यहाँ कहीं 1/3 होगा, ऐसे ही अंदाजे से प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब मैंने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए का वैल्यू 1 है, तो यानी कि ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ पक्का 1/3 पे मैक्सिमम और 1 पे मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो एक बार 1 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें 1 डाला, तो इसमें 1 डाला तो मेरे पास आएगा, चलो नीचे नीचे की तरफ करते हैं। ठीक है, एट एक्स बराबर 1 क्या वैल्यू आएगा, 1 का क्यूब -2 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो कितना बनेगा 1 - 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये तो कट गया, बराबर 2 आ गया। तो 1 पे वैल्यू 2 आ गया, ये मान लिया 2 है। ठीक है, अच्छा ये रफ ग्राफ है तो आप ये मत सोचना कि 2 1 से छोटा कैसे होगा, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस बड़ा है। रफली प्लॉट कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो ऊपर कहीं आएगा, बट हमने यहाँ प्लॉट कर दिया, चलेगा। बट इतना ध्यान रखना है कि अब वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू प्लॉट करोगे तो 2 से बड़ा ऊपर आएगा, 2 से छोटा वैल्यू इस इंटरवल में प्लॉट करना है। ठीक है, फिर कोई बोले 1/3 डाल के पता कर लूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अब जरूरत ही नहीं आगे। कैसे, क्योंकि मुझे बेसिक आइडिया लग गया। कैसे बेसिक आइडिया लगा, मुझे एक तो यहाँ से आइडिया लगा कि a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ पक्का ऐसा बनेगा, और मुझे ये वाला पॉइंट मिल चुका है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो बाद वाला होगा पक्का वो a ग्रेटर देन 0 में बाद वाला पक्का मिनिमा आएगा। तो अगर मुझे ये पता चल गया तो इसका मतलब यहाँ मिनिमा है, इसका मतलब इसके आसपास ग्राफ पक्का ऐसा होगा, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो पक्का जो 1/3 पे वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी आएगी। मेरे को नहीं पता कितनी आएगी, बट मुझे रफ ग्राफ प्लॉट करना है, तो मान लिया कि कुछ वैल्यू आएगी, वो मुझे नहीं पता कि कितनी आएगी, वो मान लिया कि यहाँ कहीं कोई वैल्यू आ गई। मुझे इतना पता है कि यहाँ से ग्राफ का शेप ऐसा बनेगा और ये आगे जाके इसके साथ मिलेगा, और इधर से ऐसा हो जाएगा फिर, और इधर से ऐसा हो जाएगा। ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाले ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया मेरे पास एग्जांपल है -x³ + x² -x + 1। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका स्लोप निकाल, इसको प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉट करना है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसका नाम y रख लो, -x³ + x² -x + 1। ठीक है, तो फिर dy/dx निकाल लो फटाफट। dy/dx आएगा इसका -3x² + 2x + -1। ठीक है, अब dy/dx को फटाफट 0 के बराबर प्लॉट कर दो, यानी कि हमें वो x की वैल्यूज पता करनी है जहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप 0 होने के लिए हमने 0 के बराबर पुट कर दिया। तो यहाँ से फैक्टराइज करने की कोशिश की तो आएगा 3x², यहाँ से प्लस का क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, प्लस का 3x और माइनस का x लूँ तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, तो फिर इसको प्लस ले लेते हैं अपने। ठीक है, इसको प्लस ले लेते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अच्छा चलो आपको ये चीज़ भी सिखाई देता हूँ। मान लिया इसको नहीं लिया, माइनस ही रखा, तो अब दिक्कत क्या आ रही है, अब ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, आप चेक करो ज़रा। अगर मैंने ऐसे स्प्लिटिंग किया तो जोड़ने पे तो प्लस का 2x बन जाएगा, ठीक है चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लस के 3 को मल्टीप्लाई करूँ माइनस के 1 से तो मेरे पास आएगा -3, बट -1 और -3 का मल्टीप्लाई तो +3 होता है, तो इसका मतलब ये तो मल्टीप्लाई करने पे +3 बना नहीं। तो अगर ये +3 नहीं बना तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेथड से इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो फिर कोई बच्चा बोले फिर क्या करें सर, तो फिर जो दूसरा तरीका सिखाया था फैक्टराइज करने का वो यूज़ करो। ठीक है, वो तरीका क्या था, x बराबर -b ± रूट b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है,
तो यहाँ पे ए का काम -3 कर रहा है, बी का काम +2 कर रहा है, सी का काम -1 कर रहा है। ठीक है, अब ये क्यूबिक वाले एबीसी नहीं है, ये जो क्वाड्रेटिक आया इस क्वाड्रेटिक वाले एबीसी है। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात, कहीं क्यूबिक में से उठा के तुम एबीसी डाल दो, ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी की बात नहीं हो रही है। क्वाड्रेटिक में जो ए, बी और सी लिखे हुए हैं उस क्वाड्रेटिक के एबीसी की बात की जा रही है। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तो क्वाड्रेटिक वाले एबीसी होते हैं। तो यहाँ इस बार ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -1 होगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू डाला तो x बराबर आएगा -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4, ए का वैल्यू -3, सी का वैल्यू -1 अपॉन 2, ए का वैल्यू -3। तो आंसर आएगा -2 प्लस माइनस रूट 4, ये कितना बना +12। ठीक है, 4 प्लस +12 बना ना। अच्छा एक सेकेंड, 4 - 12 बना ये, डिवाइडेड बाई -6। कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। माइनस का 3x² प्लस का 2x माइनस का 1। ठीक है, फिर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac, तो 4 - 12। ठीक है, तो आ गया -2 प्लस माइनस रूट के अंदर -8 अपॉन -6, ये आ गया। अब रूट के अंदर -8 का मतलब क्या हुआ, ये तो कोई रियल नंबर ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ऐसी x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जहां पे स्लोप 0 हो जाए। इसका मतलब इस क्यूबिक का स्लोप कभी 0 होगा ही नहीं। अब कोई बच्चा बोले सर ये कैसे हो गया। ठीक है, अब ये कई बार हो सकता है, किसी क्यूबिक के लिए ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने आपको जनरल मेथड बताया, एक्सेप्शन उसके हमेशा होंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या कहता है कि पक्का, पहले तो आप देखो कि ये ग्राफ कैसा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है माइनस की वजह से। कैसे पता, a <0 है तो इसका ग्राफ पक्का ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, ग्राफ डायरेक्टली ऐसे चला जाता है। डायरेक्टली ऐसे जाने का मतलब क्या है कि कहीं पे भी उसका स्लोप 0 हुआ ही नहीं, लगातार घटता चला जा रहा है a < 0 के लिए। ठीक है, और a > 0 के लिए भी कई बार किसी किसी क्यूबिक का ग्राफ ऐसा डायरेक्टली बढ़ता चला जाएगा, एक बार भी स्लोप 0 होगा ही नहीं। मतलब ऐसा कर्व जैसा तो दिखेगा बट वो ऐसा ही जाएगा लगातार, बट वो दोनों जगह कर्व तो मिलेगा अपने को, लेकिन स्लोप कभी 0 होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। इस केस में अपने को x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिली जहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, क्योंकि √8 जो है इमेजिनरी वैल्यू होती है, ये कोई रियल नंबर होता ही नहीं, इसका कोई वैल्यू हम बता ही नहीं सकते। वो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते ही अपने बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, इसका मतलब कि ऐसे कोई रियल x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसपे स्लोप 0 हो जाए। इसका मतलब पक्का ग्राफ लगातार घट रहा होगा, कहीं पे भी 0 स्लोप नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं आएगा। अब कोई बच्चा बोले कि फिर कैसे प्लॉट करेंगे, फिर मैं आपको अंदाजा देता हूँ इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका क्या है। ठीक है, इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप कुछ नॉन वैल्यूज डालो। ठीक है, कुछ नॉन वैल्यूज, जैसे मेरे पास ये एक्सप्रेशन है -x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले x की जगह 0 डाल दिया। तो अगर मैंने x की जगह 0 डाला तो मेरे पास आया +1, तो यानी कि +1 मान लिया यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ पक्का इस पॉइंट से पास करेगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बोला y की जगह 0 डालो एक बार। तो y क्या है, y तो ये वाला है, तो एक बार y की जगह 0 डालो तो आएगा 0 बराबर -x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से कि ये फैक्टराइज हो जाएगा दो दो के पेयर बना के। तो यहाँ से -x² कॉमन आया, बचेगा x - 1 माइनस कॉमन आया तो x - 1। ठीक है, ओवरऑल मेरे पास बचा x - 1 और यहाँ से बचेगा -x² प्लस -x² माइनस 1। ठीक है, बराबर 0। तो अब यहाँ से x बराबर 1 पे
अगेन ये 0 हो जाएगा। तो अगर x बराबर 1 पे 0 हो गया तो अपने क्या बोलेंगे कि y का वैल्यू 0 कब आएगा, जब x बराबर 1 होगा। ठीक है, तो अपने को बेसिक आइडिया लग गया कि ये ग्राफ पक्का इस तरह से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं इस तरह के ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक मेथड समझ में आया है, एक बार के लिए देखना, अगर किसी बच्चे को ये फैक्टर नहीं भी समझ में आया कि ये सेकंड वाला फैक्टर कैसे निकाला मैंने, इसको एक बार के लिए मिटा रहा हूँ, भूल जाते हैं इसको। ठीक है, मान लिया किसी बच्चे को सिर्फ इतना पता चला है कि x की जगह 0 डालने पे y का वैल्यू 1 आ रहा है, y का यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट से ग्राफ पक्का 0 आ रहा है और a का वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब राइट साइड पे नीचे की तरफ जा रहा होगा। और तीसरी इन्फॉर्मेशन अपने पास ये है कि x की कोई रियल वैल्यूज नहीं है जहाँ पे स्लोप 0 हो रहा होगा, ऐसा कोई भी x नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप 0 नहीं है, इसका मतलब ग्राफ लगातार घट रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपने डायरेक्टली अगर ऐसा ग्राफ बना दे तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा, हल्का सा कर्व कर दो कहीं से भी, क्योंकि बेटा इस तरह के ग्राफ में अपने को रफ ही आइडिया लगाना होता है कि लगभग ग्राफ किधर से गुजरेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना होता है, एग्जैक्ट शेप पता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन में मान लिया दिया गया कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ऑप्शन में कई बार आपको इतना ही दिया जाता है कि क्या ग्राफ का शेप ऐसा होगा, या ग्राफ का शेप ऐसा होगा, या फिर ग्राफ का शेप ऐसा होगा, या ग्राफ का शेप ऐसा होगा, तो आप देख के बता सकते हो कि ये वाला ग्राफ का शेप होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स में तो इतना ही एप्लीकेशन है आपकी। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करते तो और ज़्यादा डेप्थ में मैं चला जाता, लेकिन आई थिंक कि अगर मैं और ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको और ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली मेडिकल वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और इसकी ज़रूरत भी बहुत ही रेयरली आपको पड़ेगी, क्यूबिक को प्लॉट करने की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं पड़ेगी, एक्सेप्शनल केसेस में ही कभी क्यूबिक को प्लॉट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक को प्लॉट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप क्यूबिक को अगर नहीं भी आपको याद रहता है तो चलेगा, हालांकि बहुत सिंपल मेथड है, तो आई सजेस्ट कि याद रखो तो हेल्प मिलेगी आगे, कहीं ना कहीं पक्का हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, आई होप आपको फंडा समझ में आ गया है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।